हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम प्रॉपर्टी कल्पना से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट स्टार्ट करना है आज अपन को, ठीक है। अब देखो, परपटी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि परपट जैसे आकार की, यानी पापड़ जैसे आकार की हो उसको परपटी बोलते हैं, ठीक है। तो परपटी का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है पापड़, यानी पापड़ की तरह जो कोई भी स्ट्रक्चर हो, पतली हो, पापड़ की जैसी हो, है ना। पापड़ का मतलब होता है पतले से लिया गया है यहाँ पे, है ना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। केवल शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को अच्छी तरह घोट के कजली बना ली। अब उस कजली को क्या करते हैं, पिघला लेते हैं। मतलब एक लोहा की दरवी लेते हैं या कोई मूसा लेते हैं या कोई पात्र लेते हैं, उसके अंदर आपको उस कजली को डाल के उसको पिघला लेना है। पिघला लेने के बाद में क्या करते हैं, केले के पत्ते लेते हैं और उन केले के पत्ते के ऊपर वो कजली डाल देते हैं, और फिर ऊपर से एक केले का पत्ता और उसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर गोबर की एक पोटली होती है उससे उसको दबा के उसको परपट्टी जैसे, यानी पतले पापड़ जैसा बना देते हैं। उसको परपट्टी कहते हैं। और परपट्टी जो होती है ना, वो बाल रोगों के काम आती है। जैसे बाल, बच्चों में अतिसार वगैरह नहीं हो जाता, उसमें काम आती है। वापस बता रही हूँ, शुद्ध पारद ले लिया, शुद्ध गंधक ले लिया, दोनों को घोट के उनकी कजली बना दी। कजली बना के उसको गर्म किया अग्नि पे। गर्म करने के बाद क्या किया, एक केले का पत्ता लिया जो कि डंठल रहित होना चाहिए। उस केले के पत्ते के ऊपर आपने वो कजली डाल दी, और फिर ऊपर से एक केले का पत्ता और रख दिया। फिर उसको गोबर की पोटली से दबा दिया। उसको परपट्टी बोल देते हैं। और परपट्टी बाल रोगों का नाशन करती है, ठीक है। अब परपट्टी के यहाँ भेद बता रखे हैं आपको, है ना। सगंध परपट्टी और निर्गंध परपट्टी। नाम से ही पता चल रहा है, सगंध का मतलब होता है जिसमें गंधक होता है, पारद और गंधक होते हैं, वो सगंध परपट्टी। और जो जिसमें पारद और गंधक नहीं होता है उसको निर्गंध परपट्टी बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप की परपट्टी बताई, एक सगंध परपट्टी और एक निर्गंध परपट्टी। सगंध परपट्टी में क्या होता है, पारद और गंधक दोनों होते हैं। और निर्गंध परपट्टी में पारद तो होता है पर गंधक नहीं होता है, बस इतना याद रखना है। और इनके एक एग्जाम्पल याद रख लेना। सगंध परपट्टी में आप रस परपट्टी याद रख लेना, ठीक है। और निर्गंध परपट्टी पे आपको श्वेत परपट्टी याद रखनी है। सभी जो जितनी भी परपट्टियाँ आप पढ़ेंगे ना, सबकी एक ही मतलब वो है, निर्माण विधि है, सिर्फ एक श्वेत परपट्टी को छोड़ के। जो मैंने आपको बताया ना कि पारद और गंधक ले लो, और उसके अंदर अगर कोई दूसरा द्रव्य ऐड हो रहा है तो वो भी ऐड कर दो, और फिर उसके अंदर क्या करना है, उसको केले के पत्ते पे लेना और फिर वो कजली डाल देनी है गर्म वाली, और फिर ऊपर से एक केले का पत्ता और फिर गोबर की पोटली से दबा देना, है ना। ये जो क्रियाविधि है ना, ये निर्माण विधि, ये सब परपट्टियों की सेम है, बस एक श्वेत परपट्टी की आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। अब सावधानी क्या रखनी चाहिए, लोहे दरवे में आपने कजली पिघलाई तो उसमें जो घृत डाला है ना आपने, वो अल्प मात्रा में डालना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि केले का पत्ता या कदली पत्र जो लेना है वो डंठल निकाल के प्रयोग करना है, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि परपट्टी का यूज़ बाल रोगों में किया जाता है, और दूसरी बात ये कि परपट्टी का यूज़ है ना, वो ग्रहणी रोगों में किया जाता है। आमाशय में न होकर ग्रहणी रोग में किया जाता है। ग्रहणी, पक्वाशय, वृहदांत्र, हाथ के जितने भी रोग हैं उनमें किया जाता है, और बाल रोगों में किया जाता है। और ये आप पढ़ लोगे, है ना। यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रस परपट्टी की बात करते हैं अपन। वही सेम बात है कि हिंगुलोद पारद लिया और आपने गंधक लिया, दोनों समान भाग में 1:1 में ले ली। फिर सहायक द्रव्य के रूप में गोघृत ले लिया। उपकरण आप लिख ही दोगे कि लोहे का चूल्हा लिया, चिमटा लिया, चाकू लिया, खल्व लिया, कदली पत्र लिया। इसमें निर्माण विधि में मैं आपको बता देती हूँ।
इसमें कुछ नहीं करना, आपको हिंगुलोथ पारद लेना है और गंधक लेना है ना, दोनों को घोट के उसकी वटांकुर स्वरस की भावना या किसी भी स्वरस की भावना दे देनी है। दोनों का मर्दन करके कजली बना ली। कजली बना के आपको क्या करना है, एक लोहा दरवी लेनी है, उस दरवी के अंदर आपको थोड़ा सा घृत डालना है बहुत मामूली सा घृत डालना है उसके अंदर, है ना। फिर उसके अंदर आपको कजली डाल देनी है। कजली डालने के बाद उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद वो द्रव अवस्था में आ जाएगी। द्रव अवस्था में आने के बाद एक कदली पत्र लेंगे जो डंठल रहित होगा। सावधानियाँ याद रखनी है आपको, ठीक है। डंठल रहित होगा, उसके ऊपर आपने कजली डाल दी, जो आपने गर्म की थी वो वाली कजली डाल दी। फिर उसके ऊपर से एक केले का पत्थर और डाल दिया। फिर उसको गोमे की पोटली से आपने दबा दिया। अब देख लो यहाँ पे, ये यहाँ से देखेंगे ना। पारद और गंधक को खलबे में डालकर 2 या 3 दिन भली भांति मर्दन किया और कजली बना ली। फिर अल्प घृत लिप्त लोहा दरवी में डालकर अंगार पर गर्म करें। फिर वो द्रवित हो जाए तो द्रवित होने पर शीघ्रता से गोमय स्थित कदली पत्र पर डालकर गोमय कदली पत्र की पोटली से दबाकर परपट आकार में बना ले। और जब वो स्वांग शीत हो जाए तो परपट्टी को चाकू से खुरचकर परपट्टी निकाल लें। यही परपट्टी निर्माण है। और परपट्टी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 से 10 रत्ती, ठीक है। अनुपान होना चाहिए तक्र, दुग्ध और आमरस। दुग्ध तो आपको हर अनुपान भी लेना है लगभग। अब लोह परपट्टी वो ही निर्माण विधि होगी, बस हम यहाँ पे इसके घटक द्रव्य बढ़ेंगे। निर्माण विधि आपको सेम करनी है। शुद्ध पारद लेना है, लोह है तो पारद और गंधक तो आएगा, और कांत लोह भस्म और ऐड करनी है आपको। ताम्र परपट्टी, ताम्र परपट्टी है तो पारद और गंधक तो आएगा, तो ताम्र परपट्टी में ताम्र भी ऐड होगा। इसके अलावा एक वत्सनाभ, शुद्ध वत्सनाभ और ऐड करना है। याद रखना, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और शुद्ध वत्सनाभ, इनके नाम के आगे आपको शुद्ध लगाना है ना, क्योंकि बिना पारद शुद्ध हुए अपन यूज़ नहीं कर सकते। वत्सनाभ तो एक विषय, तो उसको तो बिना शुद्ध किए हुए यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। पंचामृत प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पंचामृत प्रॉपर्टी में क्या है, शुद्ध गंधक, कांत लोह भस्म, ताम्र भस्म, हिंगुलोथ पारद और वज्राभ्रक। इसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, GP KVT, इससे याद हो जाएगा। देखो, शुद्ध गंधक, G से गंधक, हिंगुलोथ पारद, K फॉर कांत लोह भस्म, V फॉर वज्राभ्रक भस्म और T फॉर ताम्र भस्म, ठीक है। गगन प्रॉपर्टी, आप आगे अभ्रक पढ़ोगे ना, तो अभ्रक के जो जितने भी पर्याय है ना वो आकाश से रिलेटेड है। ख, गगन, मेघ, तो गगन का मतलब है, यहाँ पे किसका पर्याय दे रखा है, ये अभ्रक का पर्याय है गगन, ठीक है। तो गगन परपट्टी है, शुद्ध पारद शुद्ध गंधक होगा, तो अभ्रक बस मोर ऐड करनी है उसमें। गगन किसका पर्याय है, अभ्रक का। बोल परपट्टी, अभ्रक पारद होगा, गंधक होगा, बोल चूर्ण होगा, ठीक है। अब श्वेत परपट्टी आ गया। मैंने आपको बताया था ना, श्वेत परपट्टी की मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है। तो इसके घटक द्रव्य याद कर लेते हैं पहले तो अपन। घटक द्रव्यों में क्या क्या है इसके, एक तो सूर्य क्षार है, एक स्फटिका है और एक नवसागर है, ठीक है, जिसको कल्चीमोरा, फिटकरी और नवसागर, है ना, 3 है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, कफन, है ना, पर सुला दो यानी 16, सुला का मतलब से 16, 2, 16, 2 और 1,
ऐसे याद करना है आपको, सुला दो। कफन से क से कलसी मोरा, फ से फिटकरी, न से नौसादर, 16:2:1 में आएंगी। वापस बता रही हूँ इसके घटक दरवे। कफन से याद किए अपन ने, कफन पर सुला दो तो क से कलसी मोरा हो गया, फ से फिटकरी हो गया, न से नौसादर हो गया, 16:2:1। ठीक है। अब निर्माण विधि की बात करते हैं अपन ना, तो ये वाली याद नहीं करनी है आपको, नीचे वाली निर्माण विधि याद करनी है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, तीनों द्रव्यों को मिट्टी के पात्र में गर्म करना है और उनको पिघला देना है। और जो फर्श होता है, साफ फर्श पे है ना, उसको हाथ से हाथ लंबा करके उसको फेंक देना है बस। और जब वो ठंडी हो जाती है तो वो श्वेत परपट्टी बन जाती है, चौड़ी पतली सछिद्र वाली। बस इतना ही याद रखना है। श्वेत परपट्टी की मात्रा 4 से 8 रत्ती होगी, ये याद रखना है। श्वेत परपट्टी का उपयोग है ना, वो मूत्रकृच, अश्मरी, मूत्राघात, यानी यूटीआई में करना है, मूत्रकृच, अश्मरी और मूत्राघात। ठीक है। अब और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कूपी पक्व कल्पना है ना, तीसरी कल्पना पढ़ रहे हैं अपन। कूपी, कूपी से आपको इतना याद रखना है कि कूपी का मतलब होता है कांच की शीशी, है ना। कांच की शीशी में आपने कोई भी द्रव्य डाला और अग्नि पर उसको पकाया और उससे औषध बना ली। कांच की कूपी ली और उसमें पारदाती द्रव्य को डाला, अग्नि पर पकाया और जो औषध निर्माण हुआ उसको कूपी को कल्पना बोल दी। अब ये दो टाइप के होते हैं कूपी पकूपी, एक तो सगंध और निर्गंध। सगंध में जिसमें गंधक जुड़ा हुआ हो, रस सिंदूर, और जिसमें गंधक नहीं जुड़ा हुआ हो, रस कर्पूर। ठीक है, उदाहरण याद कर लिया। अब इनमें पाक के आधार पे भी आपको याद रखना होता है। इनमें क्या होता है, जैसे कोई अपन ने कोई भी उसमें द्रव्य डाला, जैसे अपन ने पारद और गंधक की कजली बना के उस कूपी में डाल दी, फिर क्या करेंगे अपन, उसको अग्नि देंगे बालू का यंत्र में रख के। तो आपने जो अग्नि दी ना, उससे जो द्रव्य बना, वो द्रव्य उसकी कटस्थ मतलब नेक वाले पार्ट में जमा होता है, तल यानी नीचे वाले पार्ट में, जो उसका तल होता है ना बॉटम, उसमें जमा होता है, या उभयस्थ का मतलब होता है बीच में जमा होता है। यानी वो द्रव्य जो नया बना आपने, वो द्रव्य कहाँ जमा किया, कटस्थ में जमा किया। कटस्थ का मतलब नेक वाले पार्ट में जमा हुआ, तलस्थ का मतलब बॉटम वाले पार्ट में जमा हुआ या बीच वाले पार्ट में जमा हुआ, है ना। कंठस्थ का याद रख लेना, रस सिंदूर, आप आगे रस सिंदूर बनाओगे वो हमेशा कंठ जमा होता है। ठीक है। अब मैं आपको कूपी पक्व कल्पना नहीं बताऊंगी, मैं आपको सीधा रस सिंदूर बताऊंगी। वहीं से क्वेश्चन आता है, और वही आपको अगर कूपी पक्व कल्पना का आए ना, तो आपको पूरा रस सिंदूर ही लिख के आना है उसमें। ये देखो, रस सिंदूर के घटक द्रव्य क्या है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक। भावना द्रव्य में क्या है, वटांकुर स्वरस। कितनी भावना देनी है, 3 भावना देनी है। अब इसमें क्या करना है आपको, शुद्ध पारद ले लेना है, शुद्ध गंधक ले लेना है, और खलबों में डालकर अच्छी प्रकार से वटांकुर स्वरस की भावना देके उसको अच्छी प्रकार से कजली बना लेनी है। इतना काम कर लिया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन, एक कांच की बोतल लेते हैं। कांच की बोतल के चारों तरफ आप कपड़ मिट्टी करते हो। अब कपड़ मिट्टी का मीनिंग क्या होता है, एक सूती कपड़ा लेते हैं अपन, उसको है ना मुल्तानी मिट्टी में भिगो देते हैं और उसको सुखा देते हैं। मुल्तानी मिट्टी में भिगोया और उसको एक कपड़ा लेते हैं, उसको मुल्तानी मिट्टी में भिगोते हैं और कांच की जो बॉटल थी उसके चारों ओर रैप कर देते हैं उसको, और फिर उसको बॉटल को सुखा देते हैं। फिर दोबारा ऐसा करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं, उसको मुल्तानी मिट्टी के उस घोल में डुबोते हैं और फिर वापस से रैप कर देते हैं।
उस बॉटल के चारों ओर। तो ऐसी जो प्रोसेस है अपन 7 बार करते हैं ना, तो वो कपड़ मिट्टी हो जाती है उसके चारों ओर। 7 बार कपड़ मिट्टी की हुई कांच की कूपी में ना आपने वो कजली बनाई थी वो डाल दी, और उस कूपी को ले जाके आपने बालू का यंत्र में रख दिया। बालू का यंत्र का मीनिंग होता है एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर बालू का भरी हुई है, ठीक है, उसमें ले जाकर आपने कूपी को रख दिया। फिर उसको 12 घंटे तक मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि, ये याद रखना है आपको। कई बार अपन भूल जाते हैं कि तीव्र अग्नि दे देते हैं सीधा, नहीं, पहले मृदु अग्नि देते हैं, फिर मध्य अग्नि और फिर तीव्र अग्नि पर पाक करते हैं। और फिर सूर्य की आभा वाला अरुण वर्ण का रस सिंदूर अपन को कहाँ पे मिलते हैं, कंठ वाले पार्ट पे अपन को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद में आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा ना, कूपी तोड़, ये इसी में ऐड करना है आपको, है ना, कूपी तोड़ने की विधि। अब आपको रस सिंदूर तो मिल गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उस कूपी कांच की बॉटल को अपन ने तोड़ा और उससे वो रस सिंदूर निकाल लिया, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसमें कांच के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे तो अपन खाएंगे तो अपनी बॉडी के लिए तो हानिकारक है ना। तो उसको तोड़ने की एक स्पेशल विधि है जिसकी वजह से वो कांच की जो पार्टिकल्स हैं वो उस रस सिंदूर में मिले नहीं, है ना। तो क्या करते हैं उसमें, वो जो बॉटल थी उसको स्वांगशीत होने देते हैं, बालू का यंत्र में थी, उसको निकाला वहाँ से, उसको स्वांगशीत होने के लिए रख दिया। फिर क्या किया, जो कपड़ मिट्टी थी उसको चाकू से खुरच कर अलग कर दिया अपन ने ना। फिर कंठ वाले भाग पे अपन को रस सिंदूर मिला, तो उस रस सिंदूर के पास में अपन ने क्या किया, जहाँ पे अपन को मिला उससे थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्ट वहाँ वो वाली लोकेशन नहीं लेनी, उससे थोड़ा सा नीचे लेना है ना। वहाँ पे क्या करना है, एक सूतली लेनी है आपको, है ना, उसको केरोसिन में भिगो देना है और उसको उसके चारों तरफ लपेट देना है। वो वाला एरिया जो था ना रस सिंदूर के जस्ट नीचे वाला एरिया, वहाँ पे लपेट देना है और उसको जला देना है। वो जब सूतली पूरी जल जाए तो आपको क्या करना है, गीला वस्त्र लेना है और जो जलने वाला जो गर्म एरिया था ना उसके चारों ओर आपको वो रैप कर देना है। अब क्या होगा, अगर कहीं पे भी मान लो कोई भी एरिया है वहाँ पे अपन ने पहले गर्म किया फिर ठंडा किया, तो वो थोड़ा सा मतलब वहाँ से टूटने में ईजी होता है वो, या तो वो खुद ही टूट जाएगा ना। फिर भी अगर वो नहीं टूटता है तो आपको थोड़ा सा उस पर प्रेशराइज करके, ज़्यादा नहीं मतलब मामूली सा प्रेशराइज करके वो टूट जाएगा और वहाँ से उसको प्राप्त कर लेना है आपको, रस सिंदूर अलग हो जाएगा और वहाँ से आपको रस सिंदूर ले लेना है। ऐसे उसमें क्या है, कांच की पार्टिकल्स मिक्स नहीं होंगे। एक बार वापस से बता देती हूँ मैं, आपने क्या किया, रस सिंदूर की जो वो बॉटल थी जिसमें रस सिंदूर बना था उसको बालू का यंत्र से बाहर निकाला और आपने अलग रख दिया उसको स्वांगशीत होने के लिए। फिर आपने क्या किया, जब वो स्वांगशीत हो जाए तो कपड़ मिट्टी आपने की उसको अलग कर दिया कुरिच की। अब आपको क्या हुआ, कंठस्थ भाग में रस सिंदूर मिला था, अब आपको उसको तोड़ना है बॉटल को। तो तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, जो कंठस्थ वाला एरिया था उससे थोड़ा सा नीचे आपने क्या किया, एक सूतली जो केरोसिन में भीगी हुई थी वो उसके चारों तरफ रैप कर दी। रैप करने के बाद आपने उसको जलाया, जलाने के बाद क्या हुआ, वो गर्म हो गई वो वाली सरफेस। फिर वो जब पूरी जल जाए वो वाली सूतली, तो ठंडा कोई वस्त्र ले जो गीला पानी में भीगा हुआ उसके चारों ओर रैप कर दे, या तो वो बॉटल खुद टूट जाएगी, या अगर वो नहीं टूटती है तो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करोगे तो वो टूट जाएगी और फिर वहाँ से अपन रस सिंदूर इकट्ठा कर लेंगे। इससे क्या होगा, कांच के पार्टिकल्स उसमें मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, रस सिंदूर की मात्रा याद करनी है आपको, 1 से 2 रत्ती देनी है, अनुपांश शहद और मक्खन के साथ देनी है। और ये आपको पता ही है, सब में कॉमन लिखना ही है, रसायन का होता है, वाजीकरण में काम आता है, प्रमेय होता है, गुल्म, पांडु, स्थौल्य, ये नॉर्मल है, ये सब में लिखनी है। ये रस कर्पूर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही प्रोसेस है सेम। अगर अब फिर भी आप लिखना चाहो या याद करना चाहो तो याद रख लेना, इसमें शुद्ध पारद होता है, शुद्ध गंधक अम्ल होता है और सेंधव लवण होता है। अब मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था ना, उसमें आपको ये बोला कि रस कर्पूर सगंध नहीं होता है,
ना निर्गंध बोला था अपन ने रस कर्पूर को, वो इसलिए बोला था क्योंकि अपन ने डायरेक्ट उसमें गंधक यूज़ नहीं किया। पहले जो गंधक वाले थे ना उसमें अपन ने शुद्ध पारद प्लस शुद्ध गंधक, सीधा गंधक यूज़ किया था, लेकिन यहाँ अपन गंधक अम्ल यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो ये निर्गंध माना जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट गंधक यूज़ नहीं कर रहे, गंधक अम्ल यूज़ कर रहे हैं। अगर अपन गंधक डायरेक्ट यूज़ करते तो वो सैगंध में आता। समीर पन्नग रस आपको याद नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है आपके। मकर ध्वज रस एक बार देख लेना, सेम प्रोसीजर सेम है, बस आप ये याद रखना है इसके घटक द्रव्य क्या है। तो रस सिंदूर का प्रोसीजर है वो ही मकर ध्वज का है, बस इतना याद रखना है, इसमें शुद्ध गंधक है, पारद है और एक कंटक वेदी स्वर्ण पत्र है। मकर से नाम से ही पता चल रहा होगा, मकर ध्वज से, कि इसमें स्वर्ण जैसा कुछ मिला हुआ होगा, तो कंटक वेदी स्वर्ण पत्र है, हिंगुलोद पारद है और गंधक है। पोटली कल्पना, अब पहले मैं एक बात बताती हूँ, पोटली मतलब पोटली क्यों बनाते हैं अपन, कि चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती है तो उनको एक जगह डाल देते हैं, है ना। उसका मतलब ये हो गया कि विस्तृत वस्तु को अल्प विस्तार में गोली बनाकर औषध निर्माण करने को पोटली कल्पना कह देते हैं। यानी कोई विस्तृत वस्तु थी, यानी इधर उधर पड़ी थी, उसको अल्प विस्तार में ले आए अपन, उसको अपन ने पोटली कल्पना कह दी। ठीक है, पोटली कल्पना के प्रकार ये मैंने शायद आपको पहले भी बता दिए, फिर रिपीट करें। शिखराम्बिका, पूंगमात्र और कर्षमानस्य। ठीक है, ठीक है, पोटली के प्रकार बता दिए मैंने आप, शिखर अंबिका, पूंगमात्र और कर्षमानस्य। ठीक है, अब अपन हेमगर्भ पोटली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हेमगर्भ पोटली में आपको दो चीज़ें तो आपको पहले से पता है कि शुद्ध पारद होगा, शुद्ध गंधक होगा। तीसरी बात, हेम किसका पर्याय होता है, स्वर्ण का पर्याय है, तो ऑब्वियसली ये स्वर्ण भस्म होंगे। इसके अलावा ताम्र भस्म होंगे, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्ण भस्म और ताम्र भस्म। ये भावना द्रव्य आप देख लेना, पर एक तो आपको याद रखना ही है एटलीस्ट, कुमारी स्वरस। अब निर्माण विधि में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले शुद्ध पारद लेते हैं, शुद्ध गंधक लेते हैं, स्वर्ण भस्म लेते हैं और ताम्र भस्म लेते हैं। इनको खल्व में डालकर कुमारी स्वरस से 7 दिन तक अच्छी प्रकार से मर्दन करके कजली बना ली अपन ने। फिर कजली बनाने के बाद क्या किया, फिर उसमें अगर वो कजली ज़्यादा मृदित मतलब द्रव अवस्था में नहीं आई है, मतलब उसको थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में रखना है ताकि उससे है ना गुट्टिका बन जाए अपनी, तो उससे शंखवाकार गुट्टिका बना ली अपन ने। अब गुट्टिका के लिए क्या किया, वो बना ली अपन ने। फिर 1 फीट लंबा रेशमी वस्त्र लिया आपने, याद रखना 1 फीट लंबा लेना है, 1 फीट लंबा आपने रेशमी वस्त्र लिया, उस पर आपने गंधक चूर्ण 1 तोला गंधक चूर्ण डाल दिया। फिर आपने वो जो गुट्टिका बनाई थी ना शंकुआकार, वो गुट्टी रख दी। फिर उसके ऊपर क्या किया, 2 तोला गंधक चूर्ण डाल के उसको ढक दिया। फिर उसको से रेशमी वस्त्र को क्या किया, पोटली बना ली, उसको कस के बांध दिया अपन ने। फिर एक प्याली में क्या किया, 250 ग्राम आपने गंधक ले लिया। गंधक लेने के बाद उसको मृदु अग्नि पर आपने पिघला लिया। अब जो शंकुआकार जो पोटली बनाई थी ना आपने, उसको अग्नि पे आप दोला यंत्र की तरह ना उसको लटका दोगे अग्नि पे। ठीक है, अग्नि पे लटकाओगे तो वो पोटली ऐसे कैसे लटकानी है, उसको लटकाने के बाद आप ये देखोगे कि उसका पाक हुआ है या नहीं। तो उसको बार बार आप क्या करोगे, हैमर लोगे, उससे आप बजा के देखोगे। अगर उसमें टन टन की आवाज़ आने लगी, इसका मतलब उसका पाक हो गया। और बीच बीच में उसको खोल खोल के देखते रहोगे कि उसका अगर व्योम वर्ण हो गया तो उसका पाक हो गया। 2 कंडीशन है, टन टन की आवाज़ आनी चाहिए और व्योम वर्ण होना चाहिए, तब उसका पूर्ण तरीके से पाक हो जाता है। मैं आपको इसकी निर्माण विधि वापस से बता देती हूँ। आपने क्या किया, शुद्ध पारद लिया, शुद्ध गंधक लिया, स्वर्ण भस्म ली और ताम्र भस्म ली। इनको कुमारी स्वरस से डाल के अच्छी प्रकार से मर्दन कर लिया। और फिर क्या किया आपने, उसकी एक शंखवाकार गुट्टिका बना ली। गुट्टिका बनाने के बाद आपने एक रेशमी वस्त्र लिया,
रेशमी वस्त्र पे 1 तोला गंधक आपने उस पर रख दिया, फिर उस पर आपने शंकुआकार गुट्टिका रख दी, फिर उस पर 2 तोला जो है ना वो गंधक चूर्ण और डाल दिया। फिर उसकी एक पोटली बना ली। पोटली बनाने के बाद आपने क्या किया, एक लोहे की दरवी ली, उसमें 250 ग्राम गंधक को पिघला लिया। अब जो पोटली बनाई थी आपने उसका आप अग्नि पे पाक करोगे, दोला यंत्र की तरह उसको लटका दोगे और उसका अग्नि पे पाक करोगे। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि इसका पाक हो गया, तो उसको बार बार अपन हैमर से है ना बजा के देखेंगे। अगर उसमें टन टन की आवाज़ आने लगी तो मतलब उसका पाक जो है वो कंप्लीट हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब हम उसको खोल के देखेंगे ना तो वो व्योम वर्ण की हो जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखने ना कि पोटली निर्माण में 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर आपको नहीं देना है। अगर आप ऐसा दोगे तो क्या होगा, मतलब तो वो रेशमी वस्त्र ही जल जाएगा, तो आपको भी पता है। और इसका प्रयोग हेमगर्भ पोटली का प्रयोग सन्निपातिज व्याधियों में किया जाता है। आद्रक्षु रस या पर्णखंड रस में घिसकर इसका प्रयोग किया जाता है, ये याद रख लेना। बस इतना याद रखना, ज़्यादा याद मत करना कि आपको जब भी रसौषधियाँ लेनी होती है ना तो आपको पहले पंचकर्म से शरीर को शुद्ध करना होता है, और आपको 1 पक्ष या 1 मास या 1 वर्ष तक आपको एक रसायन प्रयोग करना होता है। पंचकर्म करवाना होता है प्लस आपको रसायन लेना होता है रसौषधियों का प्रयोग करने से पहले। जैसे आप रसौषधियों की स्टार्टिंग करना चाहते हो तो पहले क्या करवाओगे, पंचकर्म कराओगे प्लस रसायन लेना स्टार्ट करोगे। यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, है ना, फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है। रस त्याग विधि। अब पारद के योगों का सेवन बंद करना है आपको, तो आप क्या करोगे, 1 बार बड़ी कटेरी और बिल्व के फल का सेवन अवश्य करना है आपको, उसको बंद करने से पहले। किसका, बड़ी कटेरी और बिल्व के फल का सेवन अवश्य करना है। उसके बाद आप जो खाना चाहो वो खा सकते हो, जो पथ्य हो आपके लिए, ठीक है। ओके गाइज, आज हमने चैप्टर 4 पारद, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है रसशास्त्र का, वो आज कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।